हेलो फ्रेंड्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि एसएपी बिजनेस वन में बीपी मास्टर डेटा के अंदर वेंडर्स कैसे क्रिएट करते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक डिटेल बताई थी कि आप एक बिज़नेस पार्टनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं वेंडर कैटेगरी का। ठीक है, तो आज अपने इस वीडियो में मैं उसी वेंडर के ऊपर कुछ डिटेल पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेंडर के ऊपर जितने भी टैब्स हैं, डेटा क्या क्या इनपुट देते हैं और उस दिए गए डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है परचेजिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर में। ठीक है, तो मैंने एक वेंडर पहले से क्रिएट किया हुआ है, आपको उसी की डिटेल आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं अपना प्रीवियस वेंडर मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वेंडर में बेसिक डिटेल क्या भरते हैं। नॉर्मली वेंडर कोड होता है, यहाँ पर टाइप में वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका नाम डाल देते हैं, उसका ग्रुप वगैरह ये डाल देते हैं। ठीक है, तो ये पुट करने के बाद कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, फ़ोन नंबर, ये डिटेल, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये आप कैसे एंट्री इसमें कर सकते हो। ठीक है, आज मैं ये बताऊंगा कि अगर आपकी कंपनी मल्टी ब्रांच इनेबल है, मतलब एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो आप अपने वेंडर्स को ब्रांच वाइज भी कैटेगराइज कर सकते हो। मान लो आपकी कंपनी की एक ब्रांच नोएडा में है, ठीक है, और दूसरी ब्रांच हरियाणा में है या कहीं भी है। ठीक है, तो आप अपने नोएडा के वेंडर्स नोएडा ब्रांच में रखना चाहते हो, हरियाणा वाला उस पर एंट्री ना कर पाए, और हरियाणा वाले वेंडर्स अपना हरियाणा ब्रांच में रखना चाहते हैं। तो वेंडर में बेसिक डिटेल भरने के बाद जनरल टैब के अंदर हमारा ये ब्रांच असाइनमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आता है। ठीक है, इस ब्रांच असाइनमेंट में जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास जितनी भी ब्रांचेस क्रिएटेड होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आपको लिस्ट में दिखाई देंगी। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर ओएसी कंप्यूटर डेमो मेरे पास बना है, एक ब्रांच और होती तो यहाँ पर देखो असाइंड पे यहाँ पे टिक है, दूसरी ब्रांच होती तो यहाँ पर टिक होता, दोनों ब्रांचों पे टिक होता। तो जब यूज़र लॉगिन करेगा एसएपी को, उस टाइम पे वो डिफ़ॉल्ट ब्रांच सेट करके लॉगिन करता है। तो जिस ब्रांच में वो डिफ़ॉल्ट सेट करके लॉगिन करेगा उसी ब्रांच के सिलेक्टेड वेंडर्स उसको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई ब्रांच असाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन। ये जनरल टैब है, यहाँ पर आप बेसिक डिटेल भर सकते हो। अब आते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन में, ये भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी बहुत बेसिक डिटेल है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से आप यहाँ पे भी भर सकते हो बेसिक डिटेल। और अब जो मेन पार्ट है एड्रेसेस, एड्रेसेस में कुछ लॉजिक है जिसको मैं आपको बताऊंगा और इसका डेमो करके भी दिखाने वाला हूँ। तो एड्रेसेस टैब में आप जब जाओगे तो एड्रेसेस कस्टमर और वेंडर दोनों के लिए सेम टैब होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब आप कस्टमर क्रिएट करोगे तो यहाँ पर बिल टू का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर शिप टू का ऑप्शन आएगा। जहाँ पर पे टू आ रहा है वहाँ पर बिल टू आता है कस्टमर के केस में, और वेंडर के केस में जहाँ पे शिप फ्रॉम आ रहा है यहाँ पर शिप टू होता है। ठीक है, बट अभी हम वेंडर क्रिएट कर रहे हैं तो हम वेंडर की बात करेंगे। तो वेंडर के केस में हम वेंडर को पैसा देते हैं तो आता है पे टू, क्योंकि हम माल परचेज करते हैं और वेंडर के पास पैसा जाता है तो यहाँ पर आता है पे टू। और जब प्रोडक्ट वेंडर हमें भेजता है तो जिस लोकेशन से भेजता है वो होता है हमारा शिप फ्रॉम का पार्ट, कहाँ से माल आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, पे टू में जो एड्रेस डिफ़ाइन किया है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जब आप पे टू क्रिएट करो या शिप फ्रॉम क्रिएट करो, पहला पहला जो वैल्यू पुट इनपुट मांगता है वो मांगता है एड्रेस आईडी का। ठीक है, बेसिकली आप इतना ध्यान रखो कि जब भी आप परचेजिंग के टाइम पे
इस वेंडर को सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पर ये पूरा एड्रेस आपको नहीं दिखाई देता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ आपको एड्रेस आईडी ही दिखाई देती है, राइट। तो आप एड्रेस आईडी इस तरह से मेंशन करो जिससे आप वेंडर की आइडेंटिटी पहचान पाओ, ठीक है। जैसा कि मैंने मेरा वेंडर है कृष्णा जनरल स्टोर के नाम से, तो अब इसका जो पे टू लोकेशन है उसकी आईडी मैंने क्रिएट की है 01। इससे हमें काउंटिंग पता चलती रहेगी। और नाम डाल दिया कृष्णा जनरल स्टोर नोएडा, क्योंकि ये वहीं से हम आईडी ही वहाँ पर एपी इनवाइस पर से दिखाई देती है सिलेक्शन के टाइम पे। कोई भी मार्केटिंग डॉक्यूमेंट में जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आईडी ही दिखती है। दूसरा आता है एड्रेस नेम, ठीक है। बेसिकली एड्रेस नेम में हम पार्टी का नेम ही डाल देते हैं, बेसिक लोकेशन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि भाई कहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं या कहाँ से मटेरियल हमारे पास आ रहा है। तो एड्रेस नेम में हम ये इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। एड्रेस नेम 3 में ब्लैंक रख दिया है क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा डिटेल हो तो आप यहाँ पे भी भर सकते हो। स्ट्रीट डाल दिया, ब्लॉक डाल दिया, सिटी, जिप कोड, स्टेट वगैरह मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद जीएसटी टाइप, ये जीएसटी रजिस्टर्ड होगा तो जीएसटी रेगुलर, टीडीएस आईएसडी और उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ये तो हो गई हमारा पे टू लोकेशन जहाँ पर हम पार्ट वेंडर को पेमेंट करेंगे जिस लोकेशन पे। अब पे टू लोकेशन है हमारी उत्तर प्रदेश की। अब शिफ्ट फ्रॉम, इसके बहुत सारी लोकेशन है जहाँ से हमारे पास मटेरियल आता है। तो मैंने एक नोएडा भी है तो शिफ्ट फ्रॉम में मैंने नोएडा बना दिया। एक और लोकेशन है हरियाणा पानीपत में, तो वहाँ पर मैंने दूसरा शिफ्ट फ्रॉम लोकेशन बना दिया है। जब हम माल परचेज़ करते हैं इस पार्टी से तो वो यहाँ से भी भेजता है और यहाँ से भी भेजता है, तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि मटेरियल आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो ये हमारा शिफ्ट फ्रॉम डिटेल है नोएडा और ये हमारा हरियाणा की, ठीक है। इसमें से एक अमेजिंग चीज़ आप देख रहे हो कि जब मैंने पे टू या शिफ्ट फ्रॉम क्रिएट किया तो यहाँ पर ये सारी डिटेल फ्रीज़ है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ आईडी फ्रीज़ है इसकी, मैं इसकी आईडी चेंज नहीं कर सकता, बाकी डिटेल एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ सेटिंग्स होती हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको सारी डिटेल फ्रीज़ करनी है तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है अलाउ चेंजेस इन एड्रेसेस कंपोनेंट, आप इसको अनटिक कर दोगे तो ये सारी डिटेल फ्रीज़ हो गई। मतलब एड्रेस एक बार आपने एंटर कर दिया फिर इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एडिट नहीं कर सकता पर्सन, ठीक है। अगर इसको टिक रहेगा तो बंदा एड्रेस बाद में 2 बार 3 बार 4 बार भी चेंज कर सकता है, राइट। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि एड्रेस आईडी फ्रीज है, मैं एड्रेस आईडी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एड्रेस आईडी भी चेंज कर पाओ तो उसकी एक बेसिक सेटिंग होती है। जनरल सेटिंग में जाओगे आप, इसके अंदर बीपी टैब आता है। बीपी टैब के अंदर अलाउ अपडेट एड्रेस आईडी, अलाउ अपडेटिंग एड्रेस आईडी, इसको यदि आप टिक कर दोगे तो आप आईडी भी चेंज कर पाओगे। ये देखो, ठीक है। अब मैं आईडी भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना डेटा मॉडिफाई भी कर सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये तो हो गई बात मॉडिफिकेशन और फ्रीज़ करने की। लेकिन मेरा सजेशन है कि जब कभी भी आप कोई वेंडर या कस्टमर क्रिएट करो उसकी आईडी पे चेंज मत करो, आप इसको हमेशा फ्रीज़ कर करो रखो। क्योंकि एक बार जब ट्रांजैक्शन हो जाता है ना, परचेज ऑर्डर बन जाए या सेल ऑर्डर या इनवॉइस कुछ भी डॉक्यूमेंट बन जाए और उसमें ये आईडी सेलेक्ट होती है और वहाँ पर मान लो 01 सेलेक्टेड है और आपने बाद में आकर के यहाँ पे 02 और इसका डिटेल चेंज कर दिया तो होगा क्या कि दोनों आईडी मिसमैच। परचेज ऑर्डर पे ये पड़ा होगा कृष्णा जनरल स्टोर नोएडा और आपने यहाँ पर आकर के कोई और नाम डाल दिया, कृष्णा स्टोर कर दिया या कुछ और डाल दिया, तो कभी ट्रैकिंग नहीं मिल पाती है कि परचेज ऑर्डर में तो ये आईडी थी और हमारा मास्टर पे तो ये पड़ा है, तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो प्रयास करो कि एड्रेस आईडी अपडेट ना हो और
एड्रेस में कुछ भी अपडेट ना हो। इस टाइप से आपको अपना डेटा मैनेज करना चाहिए कि एक बार एड्रेसेस बन गए, हाँ, जब तक आपके ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं तब तक आप अपना एड्रेस करेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक डिटेल जहाँ से आप अपना भर सकते हो। उसके बाद इसमें एक और चेक बॉक्स होता है, यूज़ पे टू एड्रेस टू डिटरमाइन टैक्स। ओके, तो इसमें एक और डिटेल होती है, एक और इन्फॉर्मेशन होती है, यूज़ पे टू एड्रेस टू डिटरमाइन टैक्स। अब होता क्या है कि जब हम परचेज इनवॉइस बनाते हैं या कोई भी मार्केटिंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं इस वेंडर के साथ, तो उस टाइम पे सिस्टम स्टेट के ऊपर IGST और CGST SGST की कैलकुलेशन करता है। ठीक है, अगर मान लो हमारी कंपनी नोएडा में है और पार्टी माल भी नोएडा से ही भेज रही है, तो दोनों के स्टेट सेम हो गए, उत्तर प्रदेश, राइट। उस केस में CGST SGST कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर पार्टी मटेरियल भेज रही है हरियाणा से और हमारी लोकेशन है नोएडा, उस केस में IGST कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि आप ये चाहते हो कि आपका मटेरियल तो हरियाणा से आ रहा है बट उसके बावजूद आपको जो बिलिंग हुई है वो नोएडा से हुई है, तो नोएडा टू नोएडा उसने CGST SGST लगा करके भेजा है, तो आपका सिस्टम तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मटेरियल आ रहा है आपका हरियाणा से और सिस्टम IGST की रिक्वायरमेंट देगा और आप उस पर CGST SGST बिल पे लग के आया है। तो उस केस में CGST SGST कैलकुलेट करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि यदि आप चाहते हो कि जो पे टू स्टेट है इस पे कैलकुलेशन हो GST की, तो फिर इसको आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी एक AP इनवॉइस आपको बना के दिखाते हैं और इस ऑप्शन को समझाते हैं कि इसका क्या यूज़ है। तो आइए, मैंने इस वेंडर को कॉपी कर लिया है, मैं जाता हूँ AP इनवॉइस पे, मैंने ये वेंडर सिलेक्ट किया, डिटेल आ गई, मेरे पास एक आइटम क्रिएटेड है, मैं ये आइटम ले लेता हूँ 10 पीस 100 रुपये से। ठीक है, अब देख लेते हैं, जब भी आप वेंडर सेलेक्ट करोगे तो जो भी अगर यहाँ पर टिक होगा तो ये टिक ऑप्शन आपके लॉजिस्टिक टैब में यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। ओके, तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर यूज़ पे टू एड्रेस टू डिटरमाइन टैक्स, मतलब ये जो एड्रेस है पे टू एड्रेस, इसके स्टेट के ऊपर आपका GST का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो शिप तो आप तो देखते हैं इसमें कैसे कैलकुलेशन चलती है। तो जो वेंडर है, वेंडर का जो शिप फ्रॉम डिटेल है, शिप फ्रॉम, तो ये कहाँ से मटेरियल अभी यहाँ पर आ रहा है, नोएडा से। मान लो मेरे पास ये जो मटेरियल आ रहा है वो हरियाणा पानीपत से आ रहा है, तो शिप फ्रॉम मैंने जो दूसरा वाला स्टोर इसका लोकेशन था वो सिलेक्ट कर लिया हरियाणा, और आ कहाँ पर रहा है, स्टोर का स्टेट क्या है हमारे पास, उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश, तो मटेरियल हमारा हरियाणा से स्टोर में आ रहा है उत्तर प्रदेश में, लोकेशन यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश है जहाँ पे मटेरियल उतरेगा, और आ कहाँ से रहा है, पानीपत से, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसमें IGST लगनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन को अनटिक कर देता हूँ यहाँ पर, और ये यहाँ पर सिस्टम ने CGST SGST उठाया है, तो इसके अकॉर्डिंग जब मैं इसकी जनरल एंट्री चेक करने जाऊँगा तो ये बोलेगा फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन यू मस्ट चूज़ IGST, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, प्रोडक्ट आने का स्टेट हरियाणा है और उतारने का स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो दो अलग अलग स्टेट हो गए, इस हिसाब से IGST लगनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मटेरियल भी हरियाणा से आए और CGST SGST भी कैलकुलेट करे, क्योंकि पे टू एड्रेस हम यूज़ करने वाले हैं। तो आप इस ऑप्शन को टिक कर दोगे तो अब ये इसको कंसीडर नहीं करेगा।
पानीपत को कंसीडर नहीं करेगा, अब ये करेगा पे टू स्टेट को। अब इसका पे टू स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, शिप टू, जो शिप टू होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश है और शिप टू स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अब यहाँ भी पे टू में भी उत्तर प्रदेश है और शिप टू में भी उत्तर प्रदेश है। तो अब ये CGST या GST हमारा कैलकुलेट कर लेगा। देखो CGST इनपुट 2.5%, CGST इनपुट 2.5%। ओके, और अगर मैं इस ऑप्शन को अनटिक कर देता हूँ तो अब ये जो शिफ्ट टू स्टेट उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्यों यहाँ पे आ रहा है, और अब ये कंसीडर करेगा हरियाणा वाले स्टेट को, शिफ्ट फ्रॉम लोकेशन को, जिसकी वजह से ये अब हमसे IGST के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से एक्सेस करना चाहते हो। अब मैं इसको AP इनवॉइस को ऐड कर देता हूँ और ये हो गया हमारा एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप और मल्टीपल एड्रेस डिफाइन करना चाहते हो कोई और, तो यहाँ पर मान लो 02 था, 03 डैश सौरभ जनरल स्टोर दिल्ली। यहाँ पर लोकेशन इसलिए डाल देते हैं क्योंकि हम सिलेक्शन के टाइम पे एड्रेस ID ही हमको वहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, जब प्रिंट में छपेगा तो शिफ्ट फ्रॉम नेम, एड्रेस नेम ही छपता है, इसलिए इसको यहाँ पर सिलेक्शन थोड़ा सा ध्यान से, एड्रेस वगैरह थोड़ा डिटेल ध्यान से करनी चाहिए। मान लो 074, इस तरीके से इसका GST नंबर मैं डाल देता हूँ, 15 कैरेक्टर। ये एड्रेस अभी अपडेट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो इस तरह से हम अपनी डिटेल इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारा जनरल टैब, कॉन्टैक्ट पर्सन और एड्रेस टैब। आगे मैं बताऊंगा आपको पेमेंट टर्म्स और पेमेंट रन। ठीक है, पेमेंट टर्म्स में बेसिकली क्या होता है कि हम अपना इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेशन के लिए इसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो ये सारी डिटेल मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।